नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एट 10 में। मैं हूं जया सिन्हा। अगले घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी पर फिर सियासी हमला। संबित पात्रा ने कहा, ओबीसी समाज को अपमानित करने के बाद अब न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश में है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। चार दिन के अवकाश के बाद आज फिर बैठेगी संसद। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव लोकसभा में पेश करेंगे जैविक विविधता संशोधन विधेयक, तो वहीं राज्यसभा में निर्मला सीतारमण रखेंगी प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का करेंगे उद्घाटन। अधिकारियों को देंगे पदक, डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। बिहार के सासाराम में आज सुबह फिर धमाका। पुलिस धमाके की जांच में जुटी। बिहार शरीफ और सासाराम में हुई हिंसा में एक की मौत, कुल 140 लोग गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की हिंसा के बाद राज्यपाल ने पुलिस और सुरक्षा बलों को दी कर्तव्य निभाने की नसीहत। भाजपा विधायक विमान बोस ने हुगली में हुई हिंसा के लिए गृह मंत्रालय और राज्यपाल को लिखा पत्र। भूटान नरेश का आज से भारत दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के द्विपक्षीय आर्थिक और विकासात्मक सहयोग को और मजबूती मिलने की उम्मीद। आज से गुवाहाटी में शुरू होगी G20 देशों के बीच दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक। वहीं त्रिपुरा में 2 दिन तक होगा हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा विषय पर विज्ञान सम्मेलन। वहीं गांधीनगर में हो रही है ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की बैठक में भारत ने जताई उम्मीद, 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा देश। ओपेक और की ओर से तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा के बाद कीमतों में करीब 8% का इजाफा। इस साल के अंत तक हर दिन 10 लाख बैरल से अधिक तेल उत्पादन में कटौती करेंगे ओपेक देश। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ओबीसी पर दिए गए बयान पर एक बार फिर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। कुछ मुख्यमंत्री जैसे अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जी, उनके परिवार से प्रियंका वाड्रा, ये सारे लोग आज सूरत जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ, और वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं। रास्ता रोको, नौटंकी करो, इस प्रकार का एक माहौल गुजरात में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का परिवार बनाने वाला है। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने माफी का मौका दिया था, लेकिन अपने अहंकार के कारण राहुल ने माफी नहीं मांगी। जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ करके, हाथ जोड़ करके, एफिडेविट लिख करके रफाल के केस में माफी मांगा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ झूठ उगलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कान पकड़वा करके माफी मंगवाया था, लिखित में माफी मंगवाया था और माफी मांगना पड़ा था। सूरत के निचली अदालत ने यह मौका राहुल गांधी को दिया था। राहुल गांधी ने अपने एरोगेंस के कारण माफी नहीं मांगी, क्योंकि उनको कटे में नमक लगाना था ओबीसी समाज के। संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान पूछा कि देश के ओबीसी समुदाय के प्रति गांधी परिवार को इतनी नफरत क्यों है। उन्होंने कहा कि फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं का न्यायपालिका पर हमला न्यायपालिका का अपमान है। हिंदुस्तान के ओबीसी कम्युनिटी के प्रति इस प्रकार का नफरत क्यों है गांधी परिवार का? Why don't you have faith in Indian judiciary? जब कोर्ट ने ये फरमान सुनाया
जब सूरत के निचली अदालत ने इस प्रकार का फरमान सुनाते हुए आपको दोषी करार दिया और आपको दंडित किया और अपील करने के लिए विंडो भी दिया आपको, उसके बाद आप और आपके लोगों ने जिस प्रकार हिंदुस्तान के जुडिशरी के ऊपर हमला किया, यह अपने आप में चिंता का विषय है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी रिगार्ड फॉर द जुडिशरी ऑफ इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में 2 साल की सजा के खिलाफ आज सूरत की सेशंस कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने 23 मार्च को इस मामले में दोषी मानते हुए 2 साल कैद की सजा। इस सजा के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया है। बता दें कि राहुल गांधी ने वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक में विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। 4 दिन के अवकाश के बाद आज फिर एक बार संसद बैठेगी, लेकिन सवाल वही पुराना है कि क्या आज भी सदन की कार्यवाही होगी, क्योंकि संसद के चालू बजट सत्र के इस दूसरे चरण में हर रोज हंगामा हो रहा है। एक तरफ विपक्ष को अडानी ग्रुप के मसले पर जेपीसी की जांच चाहिए, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर आग बबूला है। इस बीच राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने से विपक्ष के तेवर और तल्ख हो गए हैं। बहरहाल आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव लोकसभा में जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2022 को पारित कराने की कोशिश करेंगे। इस पर कुछ चर्चा अभी बाकी है। इस विधेयक को संसद संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। बात करें राज्यसभा की, शून्यकाल और प्रश्नकाल के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में आज प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 पेश करेगी और इसे पारित कराने की उनकी कोशिश होगी। ये बिल पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका है। संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। राजेश, हफ्ते की शुरुआत है, नई एक शुरुआत कह सकते हैं, लेकिन सवाल वही पुराना है कि क्या तस्वीर बदलती नजर आएगी संसद भवन में, या वही जो पिछले 12 दिनों से गतिरोध कायम है वही नजर आएगा? क्या कुछ अपडेट इस वक्त है? पक्ष विपक्ष दोनों किस रणनीति के साथ आज तैयारी है उन दोनों की? देखिए जय, बजट सत्र के दूसरे हिस्से का आखिरी हफ्ते की आज शुरुआत हम कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब तक नहीं जगती है कि आज भी सदन में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में जेपीसी की मांग पर अभी भी अड़ा हुआ है और शुरू में सत्ता पक्ष जो है राहुल गांधी से माफीनामे की मांग पर अड़ा हुआ था। और जब फाइनेंस बिल पारित हो गया था सदन से भारी शोर शराबे के बीच, तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अपने नियत समय से सदन की कार्रवाई जो है उसको पहले ही खत्म कर दिया जाएगा, सैनिटाइज हो जाएगा। लेकिन 6 अप्रैल को सदन की जो कार्यवाही निर्धारित जो वक्त है वो 6 अप्रैल को खत्म हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी की जब बैठक पिछले मंगलवार को हुई थी, तो उस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई और यह रजामंदी की मुहर भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगी कि सदन की कार्रवाई को पहले स्थगित न करते हुए 6 अप्रैल तक इसकी कार्रवाई जो है वो चलाई जाए। चूँकि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के 43 साल पूरे हो रहे हैं, बीजेपी 43 साल की हो जाएगी और उस दिन संसद के जो लाइब्रेरी हैं, जो संसद भवन परिसर है, वहाँ पर कुछ कार्यक्रम भी जानकारी जो मिल पा रही है कि कुछ कार्यक्रम भी निर्धारित किए गए हैं। तो ऐसे में समय से पहले जो सैनिटाइज की स्थिति बन रही थी उसको सत्ता पक्ष ने खारिज किया और अब सदन की कार्रवाई 6 अप्रैल तक चलेगी। लेकिन कल भी अवकाश का दिन होगा, कल भी छुट्टी का दिन होगा, तो मात्र आज का दिन और बुधवार का दिन, 2 ही दिन ऐसे हैं जहां पर कि सदन में कुछ विधायी कार्यकाल जो कार्य हैं उसको निपटाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि गुरुवार का दिन जो है वो बजट सत्र के दूसरे हिस्से का आखिरी दिन होगा, या हम कहें कि बजट सत्र का आखिरी दिन होगा गुरुवार का दिन। तो ऐसे में इन दोनों दिनों पर नज़रें टिकी रहेंगी। आज देखना होगा कि कांग्रेस की बैठक भी 10:30 बजे जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बैठक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पर तमाम लोगों की नज़रें रहेंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा उस बैठक से उम्मीद करना जो है वो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि अब तक
कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है तो वो यही कि सदन के भीतर और सदन के बाहर हाय तौबा मचाया जाए, शोर शराबा किया जाए और काले कपड़े पहनकर सदन के अंदर आया जाए। और यह जो सिलसिला था वो छुट्टी से पहले तक ये जारी रहा है। अब आज देखना होगा कि उनका स्टैंड क्या कुछ सामने आता है। बिल्कुल, तो देखना होगा कि आज बैठक है, बैठक के बाद किस रणनीति के साथ इस वक्त विपक्ष उतरता है संसद में। राजेश, जिस तरह से लगातार भाजपा जो है अपना विरोध दर्ज करा रही है, एक बार फिर यहाँ पर संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। खबरें हैं कि वो आज गुजरात जा रहे हैं और वहां पर किसी तरह के हुड़दंग करने की कोशिश में है। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर है और इसको लेकर भी क्या प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं इस वक्त कांग्रेसी नेता? देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो अब तक कोई अधिकृत बयान इस पर नहीं आया है, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले को जोर शोर से उठाने की कोशिश कर रहा है। संबित पात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। आज उनकी प्रेस वार्ता जो है वो दिल्ली से बाहर थी और इसके बावजूद उन्होंने राहुल गांधी का मसला जो है उसको प्रमुखता से उठाया है और उन्होंने ओबीसी समाज के अपमान की बात भी करी है। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मना रही है और 6 अप्रैल से 14 जो अप्रैल है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जयंती, उस दिन तक बीजेपी सामाजिक न्याय सप्ताह जो है वो मनाएगी और पूरे देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ जो है एक वातावरण तैयार करने की भी कोशिश करेगी कि कैसे उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया है, जो बीजेपी के सूत्र बताते हैं। और बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में पिछले मंगलवार को ये तय भी हुआ था, जब अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने आकर इस बात की जानकारी भी दी थी कि बीजेपी जो है वो सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक्सपोज करने की कोशिश करेगी। बीजेपी का जो ओबीसी मोर्चा है उसके अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने भी कहा कि 1 करोड़ ओबीसी समुदाय के लोगों तक हम जाएंगे और राहुल गांधी की जो गतिविधियां हैं, राहुल गांधी ने जो समाज को अपमानित किया है उसको हम एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो तैयारी बीजेपी ने की है कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक वो सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएंगे और राहुल गांधी के कारनामों का पर्दाफाश करेंगे। इसमें कुछ और चीज़ें जुड़ती हैं, कुछ एड ऑन होता है या क्या कुछ रुख रहता है, ये पता चलेगा तब जब संसद में आज तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात होगी और फिर हम उनसे जो है वो रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो 4 दिन के अवकाश के बाद आज संसद की कार्रवाई और फिर उसकी शुरुआत होगी। देखना होगा कि पक्ष विपक्ष किस रणनीति के साथ आते हैं, तस्वीर बदलती है नहीं, विरोध कुछ थमता है, कम होता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। एक बड़ा सवाल आज का। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी हम अपडेट देते रहेंगे। तो न्यूज़ एट 10 का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोई बात नहीं, हमने चाय नहीं पी है सुबह से। वंडर लाई है, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे सीबीआई में उल्लेखनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और सर्वोत्तम जांच अधिकारी के लिए स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। पीएम मोदी शिलोंग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन भी करेंगे। वे सीबीआई की हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री सीबीआई के ट्विटर हैंडल की शुरुआत भी करेंगे। सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। विदेश मामलों और विदेश व्यापार के मंत्री डॉक्टर तांडी दोरजी भी उनके साथ भारत आ रहे हैं। भूटान नरेश अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी उनकी मुलाकात होगी। भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग की एक पुरानी परंपरा है, जो दोनों देशों के बीच आपसी सहमति और भरोसे का प्रतीक है। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के साथ आर्थिक और विकास के सहयोग को मजबूती मिलेगी।
बिहार के सासाराम में आज तड़के नगर थाना क्षेत्र के मोची टोला मोहल्ले में सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और एसपी मौके पर पहुंचे। सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार का कहना है कि ये सुतली बम था। पूरी सख्त कदम उठाए गए हैं। नालंदा में इंटरनेट सेवाएं कल यानी 4 अप्रैल तक बंद हैं। धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी लगाई गई है। सासाराम में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और व्यापारिक प्रतिष्ठान कल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब तक इस मामले में 109 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया है। प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। नालंदा के पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने कहा कि बिहार शरीफ में हुई हिंसा में 1 व्यक्ति की मौत हुई है और इस सिलसिले में 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। माहौल जो है अभी तक शांतिपूर्वक है। पूरी कोशिश है हमारी कि शांति बनी रहे। लोगों से लगातार हम लोग अपील कर रहे हैं, पुनः आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। किसी प्रकार की अफवाह में यकीन न करें। कई तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, उनमें यकीन कतई न करें। प्रोफेशनली हम लोग देख रहे हैं और लोगों से ये बिल्कुल अपेक्षा है हमारी कि हमें सहयोग करें। पिछले 3 दिन से पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस जो है दिन रात जाग के जो है कोशिश कर रही है कि शहर में शांति बनाए रखें। हम लोग सहयोग करें और अपना ध्यान रखें। और पटना से संवाददाता कुमार आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक, सबसे पहले इस वक्त की क्या अब कुछ अपडेट है वो जानना चाहेंगे। सुबह एक बम विस्फोट की घटना का भी जिक्र है। कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है इस वक्त? देखिए, प्रशासन से हमारी बात हुई है, सासाराम प्रशासन से हमारी बात हुई है कि जो 4:30 बजे दो बाइक पे 4 व्यक्ति सवार थे, 4 यूथ सवार थे और उन्होंने जो मोची टोला मोहल्ले में बमबाजी की है, तो उसको लेकर के हमने प्रशासन से जाननी चाहिए कि हकीकत क्या है। तो उनका कहना था ये कि सुतली बम था, ये जो दीपावली में जो बम फोड़े जाते हैं वो बम था। लेकिन जो स्थानीय नागरिक है, जैसा कि आपने बताया कि उसकी आवाज इतनी ज्यादा थी, इतनी तेज आवाज थी कि लोग सहम गए। तो अभी भी लोग वहां पर दहशत में हैं और प्रशासन अपनी ओर से लाख वहां पर व्यवस्था की है, लाख प्रशासन वहां पर चाक चौबंद है। लेकिन जो आप कहें कि जो तनाव है या जो डर है लोगों के अंदर, आम लोगों के अंदर, वो बरकरार है। दूसरी बात, अगर हम कहें कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है बिहार सरकार पर, तो वहां पर जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो नीतीश कुमार ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है, लेकिन किसी ने घिचपिच की है। ये घिचपिच जो शब्द है वो बिहार के मगही शब्द है। तो घिचपिच का मतलब है कि उनका किसी ने घिचपिच किया है, नहीं किसी ने जानबूझ करके इन घटनाओं को अंजाम दिया है। तो उनका इशारा साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था। लेकिन आप इन शब्दों का प्रयोग करके या इन शब्दों को कह करके आप बच नहीं सकते हैं। ये टोटली लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और इस फेलियर के लिए सरकार जिम्मेवार है और सरकार पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अगर हम बिहार शरीफ की बात करें तो बिहार शरीफ बहुत ही सेंसिटिव इलाका रहा है। पहले भी यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, लेकिन इस बार अगर तैयारी होती, प्रशासन की तैयारी होती, इंटेलिजेंस का इनपुट सही होता, तो ये घटनाएं नहीं होती। और सिर्फ बिहार शरीफ और सासाराम की बात नहीं है, ये इस तरह की घटनाएं गया में भी हुई है, इस तरह की घटनाएं मुजफ्फरपुर में हुई है, इस तरह की घटनाएं और अन्य जिलों में भी हुई है। भले ही उसका व्यापक स्वरूप नजर नहीं आया है, लेकिन खासकर सासाराम और बिहार शरीफ की बात करें तो यहाँ पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, स्थिति अभी भी गंभीर है की ओर से, क्योंकि उपद्रवी तो अपना काम करके जा रहे हैं और यहाँ पे पूरी विफल नजर आ रही है पुलिसकर्मी। देखिए, प्रशासन का कहना है, अगर डीजीपी की हम बात करें, डीजीपी ने कहा है कि जो भी अराजक तत्व इन घटनाओं में शामिल रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारियों की जो टोटल संख्या है वो 109 है। और भी जो इनका जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो सरकार का कहना है कि जो इंटेलिजेंस है वो अपना काम कर रही है और इस तरह की घटनाएं अगर दोबारा हुई तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है उन पर भी कार्रवाई कर सकती है। ऐसा जो सूत्रों के हवाले से ये खबर है, ऐसा निर्देश दिया गया है। लेकिन कल जब नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो भी अराजक तत्व आपको लगे, जो लिस्टेड है, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग ऐसे होते हैं जो सजायाफ्ता होते हैं और वो छूट जाते हैं, जेल की सजा काट के आते हैं, वो छूट जाते हैं, तो वो पुलिस के रिकॉर्ड में होता है।
तो मैंने पहले भी बताया कि जो पर्व और त्योहार होते हैं, चाहे वो छठ का पर्व हो, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे रामनवमी हो, तो उसके पहले जो शांति समिति होती है प्रत्येक थानों के अंदर, तो उनको गिरफ्तार करे बिहार के, कि बिहार में ऐसी घटनाएं बिल्कुल, ये तस्वीरें कह रही हैं, वो तमाम जो बातें निकल कर आ रही हैं वो कह रही हैं, जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो ये तमाम बातें, ये सब सवाल जरूर खड़ा कर रही हैं कि यहाँ पे एक बड़ा फेलियर है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, फिलहाल आपसे जुड़ने के लिए। आप आगे भी हमसे जुड़े रहें, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। खबर यहां पर पश्चिम बंगाल से है, जहां हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मंजुमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। सुकांत मंजुमदार ने गृह मंत्री से तत्काल मदद का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को पश्चिम बंगाल में हावड़ा के बाद हुगली के रिसड़ा में कल शाम शोभा यात्रा की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने की मांग की है। उन्होंने इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पत्र लिखा है। घोष ने कहा कि शाम करीब 6:30 बजे वार्ड नंबर 1 से रामनवमी की शोभा यात्रा सर्च करने शुरू कर दिए। विमान घोष का कहना है कि पत्थर लगने की वजह से वो भी घाट दौरे पर हैं। जनरल मनोज पांडे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा वे ऑस्ट्रेलिया रक्षा बलों की विभिन्न सेवाओं के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ भी संवाद करेंगे। ऑस्ट्रेलिया भारत रक्षा सहयोग विभिन्न स्तरों पर परस्पर संवाद एवं साझेदारी के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। उनमें वरिष्ठ अधिकारियों की यात्रा, परस्पर पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण आदि शामिल है। सेना की मेडिकल फिटनेस को उच्चतम स्तर पर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। सेना चिकित्सा कोर ने हमेशा सभी क्षेत्रों और मोर्चों पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं की मेडिकल फिटनेस को उच्चतम स्तर पर बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका पूरी मेहनत एवं लगन से निभाई है। चाहे वो हाई प्राकृतिक आपदाओं में भी सेना चिकित्सा कोर अग्रणी भूमिका निभा रही है। प्राकृतिक आपदाओं में भी हम हमेशा आगे रहे हैं और जहां भी किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आई है, सेना चिकित्सा कोर के अधिकारियों सिपाहियों ने वहां जाकर अपनी भूमिका बड़े सराहनापूर्वक ढंग से निभाई है। और आइए अब बात करते हैं G20 की। संगठनों के 72 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के पहले दिन आज शैक्षणिक कार्य समूह, डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह, फाइनेंस ट्रैक, G20 उद्यमिता अनुसंधान केंद्र और L20 तथा B20 समूह जैसे विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर सत्र आयोजित होंगे। बैठक के दौरान आम सहमति पर पहुंचने के लिए मंत्री स्तरीय विज्ञप्ति और परिणाम दस्तावेजों पर चर्चा होगी। बैठक में असम की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। और त्रिपुरा के अगरतला में आज से G20 के तहत हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा विषय पर विज्ञान सम्मेलन का आयोजन होगा। बैठक में विदेशों से आए 85 शिष्टमंडल भाग लेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में प्रतिनिधियों को त्रिपुरा की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले स्थलों से भी रूबरू कराया जाएगा। इससे पहले प्रतिनिधियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। G20 अध्यक्षता के अंतर्गत गुजरात के गांधीनगर में ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। इस बैठक के साथ साथ आज यहां 2 और कार्यक्रम होंगे। पहला कार्यक्रम शीतलन प्रक्रिया को तेज करने तथा दूसरा कार्यक्रम विविध प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के संबंध में होगा। इनका उद्देश्य ऊर्जा संक्रमण की सुविधा प्रदान करना है और इसे आगे बढ़ाना है। इन क्षेत्रों में अब तक किए गए उपायों की सफलता के आधार पर मिली जानकारी को इन दोनों कार्यक्रमों के जरिए साझा किया जाएगा, ताकि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में इनका उपयोग दोहराया जा सके। ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह की बैठक में भाग ले रहे सभी प्रतिनिधि शाम को मोढेरा सूर्य मंदिर का भ्रमण करेंगे। कल से शुरू हुई 3 दिन की इस बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
आज से गांधीनगर में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में विविध अक्षय ऊर्जा और खनिज आपूर्ति विषय पर बैठक हो रही है। ये बैठक G20 देशों के स्वच्छ ऊर्जा कार्यकारी समूह की बैठक का हिस्सा है। इसमें अक्षय ऊर्जा और खनिजों की आपूर्ति जैसे विषय पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला और खान मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज उद्घाटन भाषण देंगे। इसके बाद ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद CEEW की 2 रिपोर्ट जारी की जाएंगी। इनमें से एक तो वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण वितरण के लिए लचीली नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास करना तथा दूसरी CEEW इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज UC डेविस और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया की रिपोर्ट है। इनका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं का निपटारा करना है। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक जारी है। बैठक में 130 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें G20 सदस्यों के प्रतिनिधि, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उद्योग भागीदार, राज्य पर्यटन और स्थानीय टूर ऑपरेटर शामिल हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये एक अनूठा सामूहिक क्षण है जो दुनिया को भारत की G20 की अध्यक्षता के ऐतिहासिक वर्ष में भारत को अच्छे unparalleled natural heritage of Himalayan long coastline, forest, deserts, which offers a great advantage for adventure tourism in our country. If we have to develop true potential of India as a tourist destination, we must develop adventure tourism in the country. It can be a significant part of India's tourism sector during the Amrit Kal. दार्जिलिंग साहसिक खेलों के लिए भी जाना जाता है। सिलीगुड़ी में जारी G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक के तहत दार्जिलिंग में 3 दिवसीय हिमालयन कार रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 27 टीमें भाग ले रही हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज एट। इंदौर के बालेश्वर शिव मंदिर में रामनवमी के दिन हुए हादसे के बाद अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। आज नगर निगम की टीम मंदिर परिसर में बने अवैध निर्माण को सुबह 6 बजे से तोड़ने का काम कर रही है। अतिक्रमण तोड़ने से जो मलबा निकला उससे बावड़ी को पूरा भर दिया गया है। गौरतलब है कि बेलेश्वर मंदिर में रामनवमी के दिन हादसा हुआ था, जिसमें 36 लोगों की जान चली गई थी। से जाना जाएगा। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के ऊपरी सदन के सभी वर्तमान और पूर्व सदस्यों को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, राज्यसभा दिवस पर संसद के उच्च सदन के सभी भूतपूर्व तथा वर्तमान सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं। देश के लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाते हुए देशवासियों को नई दिशा देने में राज्यसभा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आमजन के सशक्तिकरण के लिए ये सम्मानित सदन इसी तरह कार्य करता रहे, यही कामना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी एक ट्वीट में राज्यसभा के सभी वर्तमान और पूर्व सदस्यों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, राज्यसभा दिवस के शुभ अवसर पर सभी माननीय सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं। लोकतंत्र को सशक्त बनाने में राज्यसभा का योगदान अतुलनीय है। अमृतकाल में हम सभी देश, समाज और जनहित के कार्यों के लिए पूर्णतः संकल्पित हैं। केरल के कोझिकोड से एक बेहद खतरनाक और डरा देने वाला मामला सामने आया है। चलती ट्रेन में एक व्यक्ति ने यात्रियों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिसमें आग से झुलसकर 3 लोगों की मौत हो गई।
घटना अलपुझा से कन्नूर जाने वाली एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस की D1 बोगी में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी का ट्रेन चालिंग चेन खींची। चेन जैसे ही धीमी हुई, आरोपी ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। यात्रियों ने रेलवे सुरक्षा बल को सूचना दी और आग बुझाई। अधिकारियों का कहना है कि ये बेहद गंभीर मामला है और आरोपी की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के बांस मंडी इलाके में 4 दिन से आग का कहर लगातार जारी है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई हैं। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के अनुसार आज शाम तक पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया जाएगा। बता दें कि आग के कहर से अब तक 700 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो चुकी हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 10 अरब से अधिक का नुकसान हुआ है। अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो नुकसान का आकलन और आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। आग को लगभग अभी कंट्रोल में कर लिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर की जो टीम है वो एक साथ मिलकर अब शटर बाय शटर, दुकान बाय दुकान अंदर जाकर जो सामान जल रहा है उसकी जो आग है उसको बुझाने का प्रयास कर रही है। फाइनली जब हम सभी दुकानें तक अप्रोच हो जाएंगे तभी इसको फायर फ्री घोषित किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए आग पर कंट्रोल है। जो छोटी मोटी कहीं लगती है उसको तुरंत बुझा दिया जाता है। अभी सारी दुकानों को अंदर घुस के किस दुकान में क्या सामान है उस हिसाब से पूरा अप्रोच करना पड़ेगा। अगर दिन में ऑपरेशन ठीक रहा तो शाम तक हम ये कह सकते हैं कि इनको पूरा ठीक से आग पर कंट्रोल कर पा लिया जाएगा। और दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में थाना बीटा 2 क्षेत्र में इंडसइंड बैंक के एटीएम में आज सुबह आग लग गई। एटीएम एल्डिको ग्रीन मीडोज सोसाइटी के बाहर आर्किडिया कॉम्प्लेक्स में लगा था। एल्डिको ग्रीन मीडोज के सिक्योरिटी इंचार्ज की सूचना के बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर त्वरित काबू पा लिया गया। प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। बैंक प्रबंधक को सूचना दे दी गई है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। और देश के कई हिस्सों में आज बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि देश के कई राज्यों में पश्चिम विक्षोभ के असर से तेज हवाएं चलेंगी। उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पूर्व और दक्षिण भारत में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। नीति समिति की द्विमासिक समीक्षा बैठक आज से शुरू हो रही है। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में 6 अप्रैल को नीतिगत दर संबंधी फैसले के साथ खत्म होगी। एमपीसी की बैठक में मौद्रिक नीति से जुड़े तमाम घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं की व्यापक समीक्षा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। इस दौरान खुदरा मुद्रास्फीति की स्थिति और फेडरल रिजर्व, यूरोपीय सेंट्रल बैंक एवं बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे प्रमुख केंद्रीय बैंकों के हालिया कदमों का भी गहन विश्लेषण किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते से पहले कारोबारी दिन हरे निशान पर बाजार खुला। इस दौरान सेंसेक्स 100 अंकों तक उछला है। वहीं दूसरी ओर निफ्टी भी मजबूत होकर 17,350 के पार पहुंच गया है। हालांकि शुरुआती बढ़त के बाद बाजार में बिकवाली दिखनी भी शुरू हो गई है। फिलहाल सेंसेक्स सपाट तरीके से 5.66 अंकों की गिरावट के साथ 58,985.86 अंकों पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 8.80 अंक ऊपर 17,368.55 अंकों के लेवल पर कारोबार कर रहा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। के बाद स्वागत है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, कुवैत और अल्जीरिया सहित तेल उत्पादक संगठन ओपेक के सदस्य देशों ने मई से इस वर्ष के अंत तक हर दिन 10 लाख बैरल से अधिक स्वैच्छिक तेल उत्पादन कटौती की घोषणा की है। तेल उत्पादक देश तेल बाजार को स्थिर रखने के उद्देश्य से एहतियाती उपाय के तौर पर ये कटौती करेंगे।
23 तेल उत्पादक देशों के समूह ने पिछले वर्ष उत्पादन में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की कटौती की थी। कल होने वाली उसकी आभासी बैठक में इस पर आम सहमति बनने की उम्मीद है। दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक और ओपेक के सबसे बड़े उत्पादक देश सऊदी अरब मई से साल के अंत तक अपने उत्पादन में प्रतिदिन 5 लाख बैरल की कटौती करेगा। संयुक्त अरब अमीरात भी इस दौरान प्रतिदिन 1,44,000 बैरल कम उत्पादित करेगा। तेल बाजार को स्थिर और संतुलित रखने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। ये कटौती पिछले साल प्रतिदिन 20 लाख बैरल उत्पादन कम करने की सहमति के अतिरिक्त होगी। इराकी तेल मंत्रालय ने भी 1 मई से प्रतिदिन 2,11,000 बैरल उत्पादन कटौती की घोषणा की है। कुवैत और अल्जीरिया स्वैच्छिक कटौती में शामिल हैं। रूस ने कहा कि वे भी वर्ष के अंत तक अपने उत्पादन में कटौती जारी रखेगा। पश्चिमी देशों द्वारा तेल की मूल्य सीमा लागू किए जाने के बाद रूस ने फरवरी में अपनी ओर से प्रतिदिन 5 लाख बैरल उत्पादन कटौती की घोषणा। और ओपेक देशों में तेल उत्पादन की कटौती की घोषणा के बाद आज सुबह एशियाई बाजार में तेल की कीमतों सऊदी अरब और ओपेक प्लस देशों के अगले माह से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का असर अभी से देखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $85 प्रति बैरल और WTI क्रूड भी $80 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इंडियन ऑयल के मुताबिक सोमवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96.72 पैसे और डीजल 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर रहा। मुंबई में पेट्रोल का भाव 106 रुपये 31 पैसे और डीजल 94 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हफ्ते के पहले दिन शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड $4.43 यानी 5.55% उछलकर $84.32 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड $4.26 यानी कि 5.63% की बढ़त के साथ $79.93 प्रति बैरल के स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। और यूक्रेन में युद्धग्रस्त बखमुत के निकट पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक शहर कोस्तायांत्रिनिका में रूस की ओर से भारी गोलीबारी में कम से कम 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। यूक्रेन के एक अधिकारी ने बताया कि रूसी मिसाइलों और रॉकेट के हमलों में 16 अपार्टमेंट ब्लॉक और एक नर्सरी स्कूल सहित कई भवनों को नुकसान हुआ है। और रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप की सेना यूक्रेन के खिलाफ एक बार फिर से आक्रामक हो गई है। वैगनर झंडा फहराया है। प्रिगोजिन ने कहा कि यूक्रेनी सेना बखमुत के पश्चिमी हिस्सों में केंद्रित है। बखमुत पूर्वी यूक्रेन का वो औद्योगिक शहर है जिसे रूस और यूक्रेन अपने अपने नियंत्रण में रखने के लिए सैन्य संघर्ष कर रहे हैं। और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जासूसी के आरोप में अमेरिकी पत्रकार इवान गेर्शकोविच की गिरफ्तारी पर पश्चिमी प्रचार की निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने इवान की रिहाई के लिए अमेरिका में के ताजा आह्वान को खारिज कर दिया। रूस का कहना है कि उनके भविष्य का फैसला अदालत में होगा। अपने समकक्ष और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में रविवार को एक कैफे में हुए धमाके से एक चर्चित सैन्य ब्लॉगर व्लादिन तार्तस्की की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हुए हैं। रूसी मीडिया की खबरों में कहा गया है कि देश के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग स्ट्रीट बार कैफे में हुए धमाके में इस ब्लॉगर की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। तातार्स्की का असली नाम मैक्सिम फोमिन था और टेलीग्राम पर उसके 5.5 लाख से अधिक फॉलोवर थे। तातार्स्की प्रभावशाली सैन्य ब्लॉगर्स में शामिल थे और अक्सर रूस के यूक्रेन युद्ध पर आलोचनात्मक टिप्पणी करते रहते थे। कोलिशन पार्टी के चुनाव में 93.4% से अधिक वोट मिले हैं, जिससे देश में जल्द ही नया प्रधानमंत्री बनेगा। जीत के बाद नेशनल कोलिशन पार्टी के नेता पेट्री ओरपो ने कहा कि हमें विशाल जनादेश मिला है। मौजूदा प्रधानमंत्री सना मारिन की सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी चुनाव में तीसरे स्थान पर रही।
इजरायल सरकार ने घरेलू सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल गार्ड बल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। विपक्षी दलों ने इस बल के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री ओमर बारलेव के निजी मिलिशिया के रूप में काम करने की चेतावनी दी है। इस बल में 2000 सेना के सदस्यों के शामिल होने की संभावना है। नया बल सीमा पुलिस के हिस्से के रूप में काम करेगा और एक ही समय में कई क्षेत्रों में गड़बड़ी तथा आपात स्थिति से निपटने में सक्षम होगा। प्रशांत महासागर क्षेत्र के देश पापुआ न्यू गिनी के उत्तर पश्चिमी हिस्से में तड़के 7.2 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। भूकंप तटीय शहर वेवाक से 97 किलोमीटर की दूरी पर 62 किलोमीटर की गहराई में आया और स्थानीय समय अनुसार सुबह 4 बजे के बाद आया। सुनामी का कोई खतरा नहीं है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि भूकंप क्षेत्र में नरम जमीन के ढीले होने से क्षेत्र में समुदायों को नुकसान होने की संभावना है। दक्षिणी तिब्बत के झिझेंग क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके रात लगभग 1 बजे महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं की है। अमेरिका में लगातार आए आंधी तूफानों में वहां कई शहरों और महानगरों में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि वहां के कई राज्यों में विनाशकारी तूफान से मची तबाही से मकान ध्वस्त हो गए हैं और हजारों लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। अमेरिकी मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से अब तक 80 से अधिक आंधी तूफान मिसिसिपी सहित विभिन्न राज्यों में लोगों की मौत हुई है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हश मनी मामले में कल सुनवाई होगी। डोनाल्ड ट्रंप पर जो आरोप लगाए गए हैं वो अभी सील बंद है। मंगलवार को अदालती प्रक्रिया के दौरान उन्हें औपचारिक तौर पर अदालत के सामने पेश किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ लग रहे किसी भी आरोप का मजबूती से मुकाबला किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप खुद पर लगे आरोपों का लगातार खंडन कर रहे हैं। और ट्विटर ने मीडिया के दिग्गज संस्थानों में से एक न्यूयॉर्क टाइम्स के गोल्ड वेरीफाइड मार्कर को हटा दिया है। ट्विटर का यह कदम ऐसे समय में आया है जब एलन मस्क ने रविवार को ही न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचना की थी और इसकी रिपोर्टिंग को प्रोपेगेंडा करार दिया था। मस्क ने ट्वीट में लिखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की असल दिक्कत यह है कि उसका प्रोपेगेंडा दिलचस्प भी नहीं है। मस्क ने न्यूयॉर्क टाइम्स के कंटेंट की तुलना डायरिया से की और कहा कि यह पढ़ने लायक भी नहीं है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। सीजन के पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में धोनी की टीम इस मुकाबले के साथ इस सीजन की पहली जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। दूसरी ओर केएल राहुल की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स पर भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। आज के लखनऊ सुपर जायंट्स लगातार दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की कोशिश टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल करने की होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मुंबई इंडियंस को हराकर आईपीएल के 16वें सीजन में धमाकेदार शुरुआत की है। मुंबई इंडियंस के साथ खेले गए इस सीजन के अपने पहले मुकाबले को आरसीबी ने 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली की धमाकेदार पारी ने टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली। आरसीबी ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 171 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 16.2 ओवर में 2 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। आहार हमारे स्वास्थ्य का आधार है। स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव के लिए आवश्यक है कि उचित आहार का सेवन किया जाए। आइए समझते हैं कि मिलेट से हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या लाभ है।
स्वस्थ जीवन के लिए आहार का विशेष महत्व है। हम क्या खाते हैं इससे निर्धारित होता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। स्वास्थ्य को बेहतर रखने और सेहतमंद रहने के लिए बेहद उपयोगी हैं मिलेट्स। बेहतर स्वास्थ्य के लिए सही पोषण की आवश्यकता होती है। मिलेट्स यानी मोटा अनाज फाइबर, खनिज और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो शरीर को सही पोषण प्रदान करता है। आयुर्वेद में मिलेट को मोटा अनाज, क्षुद्र धान्य या कुधान्य कहते हैं। मिलेट ये पोषक तत्वों का खजाना है। इससे बने व्यंजन में हाई फाइबर कंटेंट होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम होता है और न्यूट्रिशनल कंटेंट भी ज्यादा होता है। आयुर्वेद में इसको गुरु, वृक्ष और कफ को कम करने वाला और मोटापे को कम करने वाला कहा गया है। सभी उम्र के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती चेतना के कारण मिलेट्स जैसे पोषक तत्वों से भरपूर अनाज की मांग तेजी से बढ़ रही है। मोटे अनाज कई तरह के व्यंजनों में उपयोग किए जाते हैं। मिलेट्स का सेवन करने से कई स्वास्थ्य लाभ हैं। मिलेट्स शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में सहायक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, आंतों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं मिलेट्स। स्वस्थ हृदय के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, वजन नियंत्रित रखने में उपयोगी होते हैं मिलेट्स और बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में सहायक सिद्ध होते हैं। ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी, इन सब में मोटे अनाज से बने व्यंजनों को लेना चाहिए। हर प्रदेश के अनुसार और ऋतु के अनुसार मिलेट से बने व्यंजन भिन्न होते हैं और वहां रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं उनको उसी के अनुसार अपने खान पान में कम से कम एक बार इसका समावेश करना चाहिए। हर कोई मोटे अनाज से बना गया है। अपने आहार में मिलेट्स को शामिल करें जिससे बीमारियों का खतरा कम हो और आपका स्वास्थ्य बेहतर बने। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो श्री अन्न को जरूर अपने दैनिक खान पान में शामिल करें। तकनीक की मदद से कैसे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है और पीढ़ियों तक विरासत को संरक्षित किया जा सकता है, इसकी बानगी देखनी हो तो आपको लिए चलते हैं कर्नाटक और मिलवाते हैं परशुराम जाजी के परिवार से, जो ऑनलाइन माध्यम से इस विरासत को सहेज रहे हैं। छोटे व्यापारी अब अपने पारंपरिक, जिनका दावा है कि उनका 200 साल से अधिक का पारिवारिक व्यवसाय अब ऑनलाइन है। परशुराम और उनकी पीढ़ियां कलबुर्गी में कई आयुर्वेदिक उत्पादों, पूजा सामग्री के सामान और सूखे मेवे बनाने में लगी हुई हैं। लेकिन उनके बेटे मधुसूदन ने व्यवसाय का विस्तार किया और अपने परिवार द्वारा शुरू किए गए व्यापार को हाईटेक तरीके से सभी तक सुलभ पहुंच बनाने की ठानी। इसके लिए मधुसूदन ने पीढ़ियों से चले आ रहे अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ी सभी जानकारियों को ऑनलाइन अपडेट किया। मेहनत रंग लाई और व्यवसाय से कई गुना आमदनी में इजाफा हो गया। वो अब इन उत्पादों को देश भर के विभिन्न स्थानों से मंगवाते हैं और कलबुर्गी में अपनी दुकान पर बेचते हैं। इतना ही नहीं, अब मधुसूदन ने ऑनलाइन अपने उत्पादों की व्यापक पहुंच के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। हमारा शॉप स्टार्ट हो गया 1779 विद द नेम परशुराम जाजी फर्म। मैं डॉक्टर मधुसूदन जाजी ये शॉप का कंटिन्यूएशन करता हूँ। अभी मेरा बेटा राघवेंद्र, उनका कंटिन्यूएशन में ये चल रहा है। हमारे पास सब तरफ का हर्ब्स है, रूट, ये जड़ी बूटी का सामान मिलता है। तकनीक की मदद से कैसे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है और पीढ़ियों तक विरासत को संरक्षित किया जा सकता है, इसकी बानगी प्रस्तुत कर रहा है परशुराम का ये परिवार। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आप भी होइए हाईटेक और कमाइए मुनाफा। न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खेल के मैदान से किसान के खलियान तक